सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान पर लगी हैं, जहां तालिबान की वापसी एक बदले हुए रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि तालिबान बदल गए हैं। अब तक के इक़दामात को देखते हुए ये बात गलत भी महसूस नहीं होती। आज नया बयान ये सामने आया है कि लड़कियों को भी आला तालीम की इजाज़त होगी। दाढ़ी, बुर्के और म्यूजिक के मामले पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मुज़ाहमत की बजाय मुफ़ाहमत पर जोर। बदतरीन मुखालिफिन के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान। ख़वातीन को काम की इजाज़त। मुहर्रमुल हराम पर न सिर्फ मजालिस और जुलूस निकालने की इजाज़त बल्कि मजालिस में तालिबान रहनुमा को देख कर अफगान शहरियों को भी तब्दीली का यकीन हो रहा है। अफगानिस्तान में ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रही है, लेकिन वादी पंजशेर में अब भी कशीदगी की फ़ज़ा है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान की मुफ़ाहमत की पेशकश को अब भी शक की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ एक और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये वाहिद जगह है जहाँ अमन दुश्मन भारत को एक बार फिर उम्मीद जाग उठी है कि शायद यहाँ वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी घिनौनी साजिशों को फिर से जारी रख सके। गौरव आर्या जैसे भारत के नाम नेहाद सूरमा, जिन्हें भारत की तरबियत याफ्ता अफगान फौज पर बड़ा नाज था, जिनका मानना था कि 4 लाख अफगान फौज के आगे 70-75 हज़ार ताकि क्या है, गीदड़ भपकियां ये थीं कि क्या पिद्दी का शोरबा। अब हालात ये हैं कि दहशतगर्दों के ये हमदर्द अब उसी शोरबे में अब ये डुबकियां भी लगा रहे हैं। लेकिन डिटाई देखें कि फिर दहशतगर्दी के नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। भारतीयों की खून पसीने की कमाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के व्यापार में झोंकी गई है। अब भूखे नंगे भारतीयों की भूख खत्म करने की बजाय अरबों डॉलर को फिर आतंक के कारोबार में झोंकने के मशवरे दे रहे हैं। लेकिन इनकी तसल्ली के लिए गुलबदीन हिकमतयार का एक बयान काफी है, जिसमें उन्होंने भारत को वार्निंग दी है, खबरदार किया है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बयानात जारी करने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात सुलझाओ। गुलबदीन हिकमतयार का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करे। सच यह है कि अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल देखकर भारत परेशानी से बेहाल है, जबकि अफगान अमन के लिए कोशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि तालिबान ने TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां बंद करे। यही नहीं, पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात पर तालिबान ने 3 रुकनी कमीशन भी कायम कर दिया है और इस बात का यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले भारतीय भाषणबाजों की कलाबाजियों पर एक नज़र डालते हैं। बाबर डोगर साहब, आपने सुना है कि अपने फौजियों के पैसे नहीं भी। हाल ही में खबर आई कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही कई फौजी मर गए, बेहोश हो गए पठानकोट में। और अब ये है कि जहाँ पर सारी दुनिया की पावर्स फेल हो गई, वहाँ पर अब जनाब भारत के थिंक टैंक से कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर अब पैसा लगाओ, दहशतगर्दी के लिए मज़ीद फ़ौज लगाओ, उनको सारी फंडिंग करो। ये किस दुनिया में रहते हैं? उसामा साहब, आप इनकी दोहरा चेहरा देखें, इनकी दोगली पॉलिसी देखें कि ये कितना दोगला मुल्क है। एक तरफ ये सारी दुनिया में शोर मचाता फिर रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत के मामलात में इंटरफेयर करता है, पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान से लोग आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाता है जी कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर तालिबान को सपोर्ट करता रहा है। सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है बग़ैर किसी सबूत के। इवन ये जो सलामती कौंसिल थी वहाँ पर भी इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि जी जो तालिबान है उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है किसी सबूत के बग़ैर। और कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से ये ओपनली ये कह रहे हैं कि जनाब हम $100 मिलियन देते हैं अहमद शाह मसूद को, जूनियर को, और वो अफगानिस्तान के मामले पे हम इंटरफेयर करते हैं। तुम चाचे लगते हो, मामे लगते हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा अफगानिस्तान से? अहमद शाह मसूद खुद करना चाहे तो करे। वो कह रहा है कि मैं तालिबान के साथ डायलॉग करना चाह रहा हूँ, वो डायलॉग कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट इंटरिम बन रही है उसमें उसका हिस्सा मिले, और ये कह रहे हैं कि जनाब उसको पैसे दो, उसको तालिबान पे चढ़ा दो। यानी कि ये वहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते थे जी पाकिस्तान वहाँ पर खाना जंगी करवा रहा है, और वहाँ पर जब तालिबान जो है सारी दुनिया उनको मान रही है, लग रहा है कि सारी दुनिया उनको रिकग्नाइज करेगी, जो पॉजिटिव जस्टिस आ रहे हैं, ये इंडिया वहाँ पर खाना जंगी करवाने की साजिश कर रहा है।
वो अफगानिस्तान के मामलात में ये बिल्कुल डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। उसामा साहब, किसने इंडिया को इजाज़त दी है कि वो अहमद शाह मसूद के पास जाए या उसको ऑफ़र करे, या ये जो थिंक टैंक्स हैं, मगर इनको शर्म नहीं आती कि किस तरीके से इंडिया किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बात उनका जो साबका सदर था अशरफ गनी, वो करे तो समझ लगती है, ये बात अब्दुल्ला करे तो बात बनती है, अफगानिस्तान के लोग करें तो बात बनती है। हु इज़ इंडिया? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी ट्रेंड फौज तो 4 लाख की भाग गई, दौड़ गई बगैर एक गोली चलाए। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंडिया का ये जो सारा है ना, ये अपनी 8 लाख फौज कश्मीर में बैठाई हुई है। उसामा साहब, यकीन जाने जिस दिन किसी दिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि कश्मीर पे चढ़ाई करनी है, ये भी कश्मीर भी बगैर गोली चलाए जो है ना, ये पाकिस्तान के पास आ जाना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, ये इतने जोगे नहीं है ये गोली चला सके। सही है। महबूबा मुफ्ती का भी इस तरह से बयान आया कि जी अब भारत को मकबूजा कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल से सबक ले और भारत का वजूद बाकी नहीं रहेगा अगर ये जुल्म मजीद बढ़ाया गया। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो बात भारत में हो रही है, ये सिर्फ थिंक टैंक्स तक महदूद होती तो चले और बात थी, ये उनकी एक पॉलिसी है। अब आपको क्या नजर आता है कि क्या भारत ये जो पहले भी पॉलिसी अपनाता रहा, 3 अरब डॉलर तो मानते हैं कि हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, हमने वहाँ पर बड़ा जनाब बहुत कुछ किया, कौंसल खाने उनके पता हैं, इतने तो उनके रॉ के दफ्तर भारत में नहीं थे जितने अफगानिस्तान में बने हुए थे, ये सब फैक्ट्स हैं। तो अब वो समझ रहे हैं कि जी पंजशेर इलाका रह गया है, अहमद मसूद वहाँ पर है, अब वही जगह है, वो महफूज ठिकाना हो सकता है वहाँ पर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा इनके लिए, या अब वो दौर ख़त्म हो गया क्योंकि अब अमेरिका भी जा रहा है, अब बाकी ताकतें भी जा रही हैं, अब ये इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए? ये एक दीवाने का ख्वाब है जो भारत और भारत के थिंक टैंक्स और उनके पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, जो कभी इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। आप ये बात जहन में रखें कि भारत का वैसे भी वहाँ स्टेक कोई नहीं था, ना इन्होंने कोई कुर्बानी दी थी अफ़गानिस्तान में, ना इन्होंने कोई वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन में रोल प्ले किया था, ना उससे पहले सोवियत यूनियन के हवाले से कभी कोई रोल प्ले हुआ था। ये तो हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान इन्होंने अपने वहाँ पे स्लीपर सेल मूव किए, वहाँ पे इन्होंने अपना नेटवर्क कायम किया, और उनका नेटवर्क कायम करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि अफ़गानिस्तान में बैठकर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो करवाई जाए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द, क्योंकि पोरस बॉर्डर था और इस बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से लोग दाखिल हो सकते थे क्योंकि उस वक्त फेंस नहीं लगी थी, तो हम दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा दें। ये इनका टोटल मतवा नज़र था। और आज जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उसामा गाजी साहब, ये सिर्फ़ और सिर्फ किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनको एक खुशी है सबसे बड़ी कि भारत यहाँ से निकल गया, भारत को भागना पड़ा, भारत अपने अब जो उनके सफारतकार थे वो रातों रात उन्होंने वहाँ से मूव किए। लोगों को ये खुशी है तालिबान के वहाँ आने की कि वहाँ से इंडिया इंडिया भाग गया है। पाकिस्तानियों को ये खुशी है, ये इस चीज़ को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, कभी कोई और नाम दे देते हैं, कभी तालिबान की हिमायत का नाम दे देते हैं, कभी कोई नाम दे देते हैं। तालिबान एक नज़रिए का नाम है और वो नज़रिया हिंदुत्व के साथ नहीं मिलता। तालिबान और हिंदुत्व के नज़रिए का जो दोनों नज़रिए हैं वो एक दूसरे की ज़िद हैं। वो तालिबान कभी अफ़गानिस्तान में रहते हुए, अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बनते हुए वो भारत की तरफ ना देखेंगे, ना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आज आपने गुलबदीन हिकमत यार साहब की जो है वो इंटरव्यू भी सुना होगा। जी, उन्होंने बार बार ये बात की है कि कश्मीर के हवाले से जो वहाँ पे जंग जारी है वो हमारी सरजमीन के ऊपर ना लड़ी जाए, हमारे हवाले से बात करने से पहले सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ की लीडरशिप उनको क्लियर कर रही है भारत को। ये वो आपने कभी सुना होगा कि 2 बड़ों की लड़ाई में एक बच्चा मार खा के रोता हुआ आ जाता है, तो भारत की अभी पोजीशन ये हुई है कि वो वहाँ से रोता हुआ भागा है, कपड़े भी छोड़ गया अपने, और वो बाज़ का कोई पूछता है कि भाई तुम कौन हो, कहता मैं खाम खा हूँ। तो इस सारे कज़िये में भारत क्या है? भारत खाम खा है, नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले में। खाम खा अब हो गया होगा, या दीवाने का ख्वाब जिसको आप कह रहे हैं वो इसलिए भी है, माजी में उनका ये रहा है, आप भी बात जानते हैं, सब जानते हैं। अब बाबर डोगरा साहब, जो टीटीपी का मामला है, ये भी भारत तो जब कह रहा है कि वो फंडिंग करता रहा है तो उनको भी करता रहा। पाकिस्तान ने सारे सबूत, डॉसियर, फ़ोन कॉल्स,
हत्ता के बैंक ट्रांजैक्शंस किस तरह से हुई, किस नंबर से हुई, वो सब कुछ वीडियो सब दिखाया। अब टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान ने डिमांड सामने रख दिया अफगान तालिबान के। आपको लगता है कि वाकई इस पर अमल दरामद हो सकेगा? अगर वो अमेरिका को लिख कर दे सकते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, तो पाकिस्तान तो यकीनन फिर पाकिस्तान के ये दुरुस्त डिमांड्स हैं कि अफगान हुकूमत तो जो करती रही माजी में। अब अफगान तालिबान वहाँ पर कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, तो ये टीटीपी को जो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, कमीशन भी बना दिया है तालिबान रहनुमा ने, उनके लीडर ने, तो ये उनको डिसआर्म करेंगे, वहाँ से निकालेंगे। क्या ये हो सकता है? क्या अफगान तालिबान अपने कहे पर अमल करके दिखाएंगे? उसामा साहब, आज दो मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, पहले इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने की, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन दोनों में उन्होंने जो अहम बात की वो यही थी कि उन्होंने अफगान गवर्नमेंट के उन्होंने तालिबान के साथ इस इशू को टेकअप किया। उसी के नतीजे में हैबतुल्लाह जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है, और उसके साथ साथ जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी क्लियर है। उसमें बड़ा क्लियरली तालिबान जो है उन्होंने टीटीपी से कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को हल करो और जो माफ़ी तलाफ़ी है वो करो, या जो भी करना करो, इस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अब जो दोहा एग्रीमेंट है जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान तय पाया था 2020 में, उसकी जो मेन बुनियादी शिक थी वो यही थी कि तालिबान जो है वो अगर वो उनका अफगानिस्तान पे कब्ज़ा होता है तो तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और आज शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तालिबान जो है वो अपने इस एग्रीमेंट पे कायम रहेंगे, और उन्होंने पाकिस्तान को जो यकीन दहानी कराई है वो भी यही करवाई है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। तो और अफगानिस्तान ये भी इतलात आ रही हैं कि टीटीपी को भी कन्वे कर दिया गया। अब टीटीपी के पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है अफगानिस्तान में कि अब मेरा मतलब है कि अगर जो पाकिस्तान से टीटीपी को ज्वाइन कर वहाँ पर लोग गए हुए हैं, उनको क्लियरली कन्वे कर दिया गया कि भाई आप अपने मुल्क जाएं और जाकर अपनी गवर्नमेंट के साथ मामला तय करें, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। तो लग रहा है कि वहाँ पर टीटीपी जो है उसके साथ तालिबान किसी किस्म का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और वो टीटीपी को वो जो वहाँ पर पाकिस्तान को मतलूब लोग हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, बल्कि एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान आ जाएं। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कि उसको माफ़ करती है, उनको सज़ा देती है, उनका ट्रायल करती है। सवाल तो बड़े खड़े हो रहे हैं कि वो टीटीपी जो पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत जो हुई है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है, उसकी जिम्मेदार है। तो सब क्या इतना इंसान को नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि ये भी खबर आई है, यानी नाम जाहिर न करने की शर्त पर, बल्कि गुलाम साहब आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि जो होगा कानून के आइन के मुताबिक होगा, तो क्या अब उनको नहीं पता टीटीपी आराम से वहाँ हथियार हवाले कर देगी अफगान तालिबान के, और उनके लीडर जो है ना जनाब यहाँ पाकिस्तान आ जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? अफगान हुकूमत कहती नहीं हमारा कंट्रोल ही नहीं है, पता नहीं वो किधर गारों में इधर उधर हैं, हम कैसे उन तक पहुंचे? तो क्या अफगान तालिबान भी ये बहाना बनाएंगे? अफ़गान तालिबान ये बहाना नहीं बना सकते, ना ये बनाएंगे। इसके हवाले से सबसे पहले तो उनका सिस्टम जानने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये गौर करें कि तालिबान के दरमियान जब भी कोई मुआहदा होता है बिटवीन आप कहें प्रोविंसेस या उनके ग्रुप्स के या जो बाकी सियासी लोग हैं उनके, वो एक बैत लेते हैं। बैत का मतलब आप जानते हैं कुरान मजीद के तनाजुर में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में कि बैत क्या होती है। वो बैत लेते हैं जो इस्लामी बैत होती है। उसके मुताबिक जब वो किसी के हाथ में अपना हाथ देते हैं तो वो जो तहरीक पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान हैं उनके हाथ में जब ये टीटीपी वाले हाथ देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ कहेंगे अफगान तालिबान टीटीपी वाले वो करने के पाबंद होंगे। और अगर वो टीटीपी का जो अब इस वक्त सरगना है वो तो कह रहा है कि जी मैं तो अखुंज़ादा की बैत करता हूं, मैंने तो कर ली, वो तो वैसे ही वो कह रहा है, वो प्रैक्टिकली तो जिस तरह तेरे हाथ में हाथ रख के वो वाली नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि जी जो कहेंगे, तो ये तो इन पर तो एतबार नहीं किया जा सकता। बैत मैं ये बात कर रहा हूँ कि बैत अगर वो मुल्ला हैबतुल्लाह की बैत करेंगे तो फिर मुल्ला हैबतुल्लाह जिम्मेदार होंगे उनकी किसी भी एक्टिविटी के पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी बॉर्डर वाली साइड पे या किसी भी जगह पे, और उस वक्त तक वो बैत उनसे नहीं लेंगे। वो भी इतने बच्चे नहीं हैं,
वो बहुत समझदार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो इनके साथ अभी तक बैत क्यों नहीं की? ये तो तैयार बैठे हैं। क्या वो इसी तरह से बैत इनकी ले लेंगे कि वो इनसे कहें टीटीपी वाले कि जी हम बैत आपकी करना चाहते हैं, वो कहें आ जाए और बैत ले लें? ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक मैकेनिज्म तय होगा, उसमें लिखत होगी, उसमें बताया जाएगा कि आपने क्या क्या काम किए हैं गलत। और आप ये भी देखें कि अफगानिस्तान में कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको टीटीपी ने नुकसान पहुंचाया है, कितने तालिबान रहनुमा हैं जिनको शहीद कराने में किरदार अदा किया है। लेकिन गुलाम साहब जो सबसे अहम चीज़ है, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, असल चीज़ ये है कि टीटीपी तो अफगानिस्तान में है और तालिबान के कंट्रोल में है। अब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट पाता है, असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान टीटीपी को माफ़ करेगा? क्या वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदतरीन दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने रॉ से पैसे पकड़ कर पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया, क्या हम उनको माफ़ कर देंगे? क्या उनका ट्रायल होगा? क्या किस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट जाएगी? क्या यहाँ पर ये हम क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से ये बात तो तयशुदा है कि जो हमारे संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनको हमने किसी हाल में माफ़ नहीं करना। ये हमारा पक्का और बिल्कुल 100% रिजॉल्व है इस बात के ऊपर कि हमने उनको माफ़ी नहीं देनी। फ़र्ज़ कर लें कि जो लोग सानिया पेशावर APS में मुलव्वस थे, जो यूनिवर्सिटी में मुलव्वस थे, जो मुख्तलिफ़ और जगहों पे बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं, उनमें जो लोग मुलव्वस हैं, और हमें पता है, हमारे इदारों को पता है कि कौन लोग थे, उनको तो किसी सूरत भी पाकिस्तान माफ़ नहीं कर सकता, ना उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे सकता है। आज शाहमूद कुरैशी उनसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि उनको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। इसी यही आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही वो कह रहे हैं मैं 4 मुल्कों के दौरे पर भी जा रहा हूँ, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वो कह रहे हैं जी ये 90 की दहाई वाला मामला ना हो, सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। अब अभी तक इसमें बाबर डोगर साहब एक अजीब चीज़ नज़र आ रही है कि 31 अगस्त की डेडलाइन है कि इंटरनेशनल फोर्सेज ने निकल जाना है, अभी एक्सटेंड हुई हुई है। अब वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अब भी अमेरिका और उसकी फोर्सेज के पास है, लेकिन वो काबुल एयरपोर्ट भी कंट्रोल नहीं हो रहा। रोज़ाना हलाकतों की इत्तलात आती हैं, रोज़ाना। अब ये कहा जा रहा है कि जी 31 अगस्त तक हम इनखला मुकम्मल कर लेंगे। बाज़ इत्तलात ये है, कभी कहा जाता है जी शायद हम आगे भी काम करें, कुछ और टाइम मिल जाए, लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्योस की कैफियत है। तो आपको लगता है बाबर डोगर साहब के कोई टाइम और दे देंगे तालिबान? क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा कि 1 दिन और नहीं, और अगर अब मज़ीद फोर्सेज रुकी तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, बरतानिया जो है, बरतानिया की जो हुकूमत है, उन्होंने अमेरिका से ये कहा है कि टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। लेकिन मैंने जो बाइडन की कल एक मीडिया रिलीज़ देखी है जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि उसकी मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका 31 अगस्त से आगे जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त के बाद उसके बाद वहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट पे उनका कंट्रोल है। ज़्यादातर जो लोग हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, बेतहाशा लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है। उन्होंने खुद बताया कि 20,000 लोग जो हैं वो एवैक्यूएट हो चुके हैं और अभी काफ़ी टाइम है। मेरा ख्याल है कि जितनों ने होना है वो हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अमेरिका और नेटो फोर्सेज, जब भी बाइडन से बात की गई है एवैक्यूएशन की, अमेरिका और नेटो फोर्सेज जो है वो भी एक हद से ज़्यादा लोगों की एवैक्यूएशन के हक़ में नहीं है या उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। आपने अभी तक जो बाइडन के जितने भी मैंने स्टेटमेंट देखी हैं वो बड़ी नपी तुली हैं। वो बिल्कुल कतन उन्होंने ये कहा कि जनाब जब तक आखिरी अमेरिकी सिंपैथाइजर वहाँ पर बैठा हुआ है हम एवैक्यूएशन करेंगे, बल्कि जब भी एवैक्यूएशन की बात आई उसको वो गोल कर गए हैं। अमेरिका को अपनी लिमिटेशंस का पता है कि वो एक हद से आगे नहीं जा सकते। इस तरह नेटो को भी पता है कि एक हद से ज़्यादा लोग जो है वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। बाकी वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ इस इशू से जितनी जल्दी जान छूटती है छूट जाए। तो देखें, अभी भी अमेरिका से एयरपोर्ट की हद तक बैठा हुआ है, तालिबान के मामला में अमल दखल नहीं कर रहा। और जब तक उनके बंदे 31 अगस्त तक अमेरिका और नेटो के सारे लोग वहाँ से निकल चुके होंगे और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर वो बैठेगा। अच्छा, मीडिया में जंग जीतने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। गुलाम साहब, मेरे पास चंद सेकंड है कि वो दिखा रहा है उनके फौजी बच्चों को संभाल रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं वो ये भी हैं कि वो तो एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में है। अमेरिका ने जवाब दिया कि उनकी तलाश में जा रहे हैं। तालिबान के खौफ से कम लोग जा रहे हैं। 3.5-4 करोड़ की आबादी है, 50,000 लोगों का वहाँ पर है। चलो 1 लाख लोगों को ले जाएंगे, बाकियों का क्या होगा? या ऐसे जैसे पता नहीं वो सब लोग अफगानिस्तान से जाना चाह रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब,
उनके तकरीबन जो हर घर के जिन्होंने सोवियत यूनियन की वार देखी है या उसके बाद के जो हालात हैं, हर घर का एक एक दो दो फर्द बाहर अमेरिका या यूरोपीय ममालिक में सेटल है। उनको ये पता है कि ये वो वक्त है, इस वक्त में उनको वीज़ा मिल सकता है और वो दोबारा से अपने ख़ानदानों को वहाँ सेटल कर सकते हैं। तो वो लोग इस मामले के लिए तालिबान के डर से नहीं वो ये काम कर रहे, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी की तलाश के लिए वहाँ पे काम करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका साहब मुझे ब्रेक ले लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और कोशिश होने जा रही है हुकूमत गिराने की, तरीके अदम एतमाद पर अब फिर दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक, जब से हुकूमत बनी है तहरीक इंसाफ की, कई कोशिशें हो चुकी हैं इस हुकूमत को गिराने की। बड़ी कोशिशें जो नज़र आई वो हमें फजलुर रहमान साहब का धरना नज़र आया। इसके अलावा फिर हमने देखा सेनेट इलेक्शन में भी बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद फिर PDM का जिस तरह से बनना, और फिर कहा गया कॉल्स दी गई, लेकिन वो मामला उस तरह नहीं चला। लेकिन बहुत कुछ हुआ कि अभी गए, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ताकि एक वक्त में इमरान खान साहब को इत्तेमाद का वोट भी लेना पड़ गया। तो तारीख में ऐसा कम ही हुआ है। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर ये कोशिश हो रही है और नून लीग की तरफ से कहा गया है कि जी काबिल अमल तजवीज़ दें, पीपल्स पार्टी यानी अपने पत्ते शो करे, और उसके बाद जनाब हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। नहीं किसी तरह से हुकूमत गिरती है, तरीके अदम एतमाद आती है, सिर्फ हमें दिखा दें कोई नंबर गेम करीब करीब है तो जनाब हम फिर दोबारा इसमें कूदने के लिए तैयार हैं। बाबर डोगर साहब, ये फिर एक उम्मीद बन रही है, फिर एक क्या कहना चाहिए, ख्वाहिश जाग रही है। इस दफ़ा कोई ज़ोर लग सकता है, कोई उम्मीद, बात तो बन रही है, मतलब यानी आपस में मुलाकातों के हवाले से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर मिल रहे हैं। उसामा साहब, बैकडोर राब्ते तो PMLN के हैं, और PMLN जो है वो कराची में जलसा भी करने जा रही है, और सारी बात है कि उनको भी पार्टी की ऐसे वक्त में सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है। कराची में जलसा करना कोई आसान काम नहीं है, जब तक इंतज़ामिया की सपोर्ट नहीं होगी इतना आसान नहीं होगा। अब दूसरी तरफ एक चीज़ क्लियर है, फिर पार्टी बार बार कह रही कि पंजाब में तब्दीली लेके आए हैं, पंजाब में एफर्ट करते हैं, पंजाब में कोशिश करते हैं। नून लीग को ये शक है कि शायद ये PTI पे प्रेशर बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं, और पीपल पार्टी जो है वो PTI से कुछ रायते चाह रही है। एक चीज़ क्लियर है कि पंजाब में जब तक चौधरी से साथ नहीं मिलेंगे उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है यहाँ पर तब्दील नहीं होगी। एक चीज़ नून लीग को भी क्लियर, तभी वो कह रहे हैं कि अपने कार्ड दिखाएं। लेकिन नून लीग ने एक और बड़ी अहम बात की है, एहसन इकबाल ने, उन्होंने जो सबसे अहम बात की है वो ये है कि ठीक है, फिर पार्टी पहले सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, तो उसके बाद पंजाब में भी ले आते हैं। मसला ये है कि अब बाप पार्टी के साथ मिलकर तो यूसुफ गिलानी जो है अपोजिशन लीडर बने हुए हैं वहाँ पर। अब बाप पार्टी के चेयरमैन है सेनेट में, अब बाप पार्टी के खिलाफ पार्टी किस तरह से अदम एतमाद लेके आ सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वो पार्टी जिसके वोटों से वो अपोजिशन लीडर बने, अब वो उसके चेयरमैन के खिलाफ चले जाएं। और जरदारी साहब ने तो बंगड़े डाले थे जब चेयरमैन अभी जब दोबारा सिंध के बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी के अभी तो उनको हटाने के लिए तो कोशिश तो की थी, अभी संजरानी साहब को, सादिक संजरानी को हटाने की तो कोशिश की थी। वो तो वोट इधर से उधर हो गए, वो कैमरा निकल आया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो ना करें आप। वो पीपल्स पार्टी के बंदे इधर उधर थोड़े से हो गए, उन्होंने कोशिश भरपूर की थी। उसामा साहब, वो पूरा वो सिर्फ ड्रामा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दोनों इलेक्शन में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा था कि जब अदम एतमाद आई उस वक्त भी आप देखें कि बंदे पूरे थे, पूरे 60 के 60 बंदों ने खाना खाया, 60 के 60 बंदे वोट डालने आए, और जो वोट निकले वो 45 निकले, तो 15 वोट कहाँ गए, वो भी तो किसी के वोट थे ही ना। इसी तरह से जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बारी आई उस वक्त भी पार्टी को क्लैरिटी थी कि किसने जीतना है और बाप पार्टी जो है वो किसकी है, और चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह से पीपल्स पार्टी को पता है कि पंजाब में वज़ीर आला चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो नून लीग पे प्रेशर डालती कि तहरीके अदम एतमाद लेके आए, इसी तरह नून लीग को पता है कि चेयरमैन सेनेट चेंज नहीं होना, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसके खिलाफ भी अदम एतमाद ले आए। दोनों पार्टियों को पता है कि इलेक्शन अब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस करना उसी वक्त होने हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर दोनों को पता है, ये इतनी बड़ी जमातें हैं, इतनी मैच्योर, इतने अरसा इन्होंने सियासत की, हुकूमत की, अपोजिशन भी की, तो फिर कैसे हो सकता है? गुलाम नबी साहब,
कि ये क्या खबरों में रहने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए ये चीज़ हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा, कुछ तो इनको नज़र आ रहा होगा, या सिर्फ ये ऐसे ही बस अखबारी खबरें देने के लिए सिर्फ ये बयान दिए जाते हैं कि जी आएँ, हाँ जी आप नंबर दिखा दें, अदम इत्मीनाद की तहरीक आ रही है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या ये तो मजाक बन जाएगा, वो शेर आया वाली बात हो जाएगी, वो किसी ने फिर एतबार ही नहीं करना। तो वो अब तो इमरान खान साहब भी हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। असल में जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो लीडरशिप हैं, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर बड़े सवालात हैं। इस तरह की बातें जो की जाती हैं, इसमें उनकी अपनी पार्टियों के लोगों को इंटैक्ट करने के लिए बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला करते हैं। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं, उनके पास तो टोटल 6 पीपल्स पार्टी के वहाँ रुकन हैं पंजाब असम्बली में, तो वो क्या तब्दीली लाएंगे। दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ उन्होंने ये बढ़क लगा दी और दूसरी तरफ आज वो एहसन इकबाल साहब ने बढ़क लगा दी कि जी वो आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो चेयरमैन सेनेट जो है उसके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद ले आएँ, तो अगर आप उधर हमारे साथ चलते हैं हम आपके साथ चलेंगे, तो उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो पंजाब में लाएंगे। यानी कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अच्छा। तो ये अपनी अपनी पार्टी के वर्करों को ये देना चाह रहे हैं धोखा, और वैसे मुफादात साझे हैं, जलसों में भी तावन करेंगे और जहाँ जहाँ भी जाना चाहेंगे। मसलन कराची में अगर जलसा है तो कराची में पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि उस साथ रहे। अच्छा। क्योंकि अपोजिशन के साथ रहना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। अपोजिशन अगर देखा जाए, पंजाब में अपोजिशन है ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और तो पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में सफाया हो चुका है। नून लीग की तरफ तो से तो कहा गया कि उन्हें जब तक एस्टैब्लिशमेंट को साथ नहीं मिलाया जाता हुकूमत को नहीं गिरा सकते। तो एक तरफ कहा जाता है जी उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं उनको मिलाएं। तो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि पहले वहां पर कोई आप बातचीत कर लें, वहां से कोई आशीर्वाद मिल जाए, फिर हम मिलकर धक्का लगाएंगे। क्या ये स्ट्रेटजी है? ये हो प्रैक्टिकल अप्रोच यही है। देखें, अगर नून लीग जो है प्रैक्टिकल अप्रोच यही तो है। प्रैक्टिकली अब अगर वो सोच रहे हैं कि हम उस वक्त ही करेंगे जब हालात साजगार होंगे, तो आपको पता है कि अगर हालात साजगार नहीं होंगे तो वही बाबा डोगर साहब ने जो भी बात की है कि 60 बंदों ने खाना खाया और वोट निकले 45, तो फिर तो वो वही हाल हो जाएगा। तो अगर हालात साजगार होंगे तो फिर आपके जो जितने वोटर्स हैं आपके उतने वोट आप बल्कि उसको 2-4 ज़्यादा वोट ही निकल आते हैं। तो ये अच्छी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉलिटिक्स कर रही है। शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे कि अगर वो उस वक्त इस तरह का काम करेंगे जब हालात साजगार होंगे। अच्छा। तो उससे पहले बढ़के छड़के मारने की ज़रूरत नहीं है और बाकी इदारों के साथ मिल के आगे बढ़ा जाए, काम किया जाए। तो उनका तो ये अब सोच उनकी इस बात के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज भी खामोश हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं और शहबाज शरीफ खामोश है। लेकिन उनका वो अब टेस्ट कोरोना जो है नेगेटिव आ गया, अब वो दोबारा सियासत में उन्होंने कह दिया कि वो कराची जाके जलसे में भी अटेंड करेंगी। लेकिन आप दोनों क्यों कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं। पिछले 3 साल से शहबाज शरीफ ही करेंगे जो करना उन्होंने। अच्छा। पिछले 3 साल से ये सुन रहे हैं शहबाज शरीफ करेंगे जो कुछ स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाया जाएगा। स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाने की तैयारियां शुरू कर दी। आज तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो ये अदम इत्मीनाद ला नहीं सके। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिनके खिलाफ शदीद रिजर्वेशन थी, जिनके खिलाफ इन्होंने डिसाइड कर लिया जी इसको हटाना है, ये फैसला हो चुका है, दोनों पार्टियों में कंसेंसस हो गया, उसके खिलाफ अदम इत्मीनाद तो ला नहीं सके। पंजाब में क्या लेके आना है? पंजाब में सर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक डोरियां नहीं हिलनी उस वक्त तक पंजाब में तब्दीली नहीं आनी। और मुझे ये लग रहा है कि पंजाब में तो डोरियां नहीं हिलनी। अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पंजाब में डोरियां हिलें। मेरी इतलात यही है। अच्छा, लेकिन क्यों आपको ये लगता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जी आप नाकाम हुए अपोजिशन से, वो कहते हैं जी आर या पार हो गया। आप ज़िमनी इलेक्शन में देखें, आप आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में देखें, इनको धांधली करनी पड़ गई। आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो नज़र आ गया, वहाँ इनके गढ़ में जनाब खैबर पख्तूनख्वा में हमने हरा दिया, वहाँ पर सीट हरा दी। तो वो तो कहते हैं कि ये हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है, इतने भरपूर जलसे करके हमने दिखा दिए, ये गवर्नमेंट हिल के रह गई। हाँ, इमरान खान को इत्मीनाद का वोट दोबारा लेना पड़ गया, तो ये तो स्ट्रेंथ ले लिया, बड़े आराम से ले लिया। उसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन थी?
नहीं, वो लेना तो वोट पड़ा नहीं ना, लिया खुद खुशी से तो नहीं लिया सर। अगर यूसुफ सर, गिलानी को वोट मिल गए वहां से जहां पर हाँ, तो majority थी। यूसुफ गिलानी इलेक्शन जीत गए, सेनेट का इलेक्शन जीत गए, चले वहाँ पर वो भी पीछे एक एग्रीमेंट था, उसके पीछे भी डोरियां हिल रही थी, लेकिन डोरियां सिर्फ जीत यूसुफ गिलानी को सेनेटर बुलाने तक थी, उसको चेयरमैन सेनेट बुलाने के लिए नहीं थी। और जब उसको अपोजिशन लीडर बनाना था, उसको भी डोरियां हिली और बाप पार्टी ने सपोर्ट कर दी। आपको पता है कि बाप पार्टी कहाँ से आई, किस तरह से आई, उसके पीछे कौन है और किसके कहने पे वो चलती है। तो बाप पार्टी ने एवं नहीं यूसुफ गिलानी को जाके सपोर्ट कर दिया, इसलिए नहीं कर दिया कि कल वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जनाब वो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। तो सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तो सवाल ही नहीं पैदा आप होता। दोनों की तो बातों से ऐसे लगता है, शेख रशीद साहब कहते हैं इतनी बेकार अपोजिशन हमने कभी नहीं देखी। फवाद चौधरी कहते हैं कि कभी ऐसा अलायंस कभी नहीं पाकिस्तान की तारीख में, ना कुछ वो ताकतवर होता था और काफ़ी साल चलता था। ये पहला पीडीएम अलायंस पाकिस्तान की तारीख में ना अपोजिशन का कि जो चंद माह चल सका। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब भी अगर हम देखें जो सूरत हाल जिस तरह से नज़र आ रही है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की बात मान जाती और इस्तीफे दे देती, या अब तो दूर लगती है बात, बहुत अजीब लगती है, तो बहुत कुछ हो सकता था। या फिर पीपल्स पार्टी कहती है जी अगर हमारे तर्ज अमल पर चलते, यानी वो जो वीडियो सामने आ गई थी कितने में देना है जनाब 10 करोड़ 20 करोड़, वो जो कहानी पीछे चल रही थी, वो अगर मान ली जाती। और मरीम साहब ने खुद कहा था कि ये तो नवाज शरीफ का टिकट बिका है, ये तो टिकट बिका है हमारा नून लीग का सारा, जो यूसुफ गिलानी जीते। तो अगर दोनों किसी तरह से इकट्ठे हो जाते, या नून लीग पीपल्स पार्टी की मान लेती या पीपल्स पार्टी नून लीग की मान लेती, तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते। देखिए, जो मसालत और मज़ाहमत की पॉलिसी है ना, मसालत की पॉलिसी जो है वो लेके चल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और जब से पार्टी की कमान आसिफ अली जरदारी साहब के पास आई है, तो वो मसालत आपको पता क्या होती है, हर जगह जी हुजूरी, हर जगह जी सर। तो वो इस तरह की जो जमात हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को देखे, अपने मंशूर को देखे, अपनी तमाम जो जदोजहद है, जो जियाले हैं, जो कारकुनान हैं, जिन्होंने ज़ियाउल हक की आमरीत के ख़िलाफ़ और बाकी तमाम जदोजहद जो है की है, तो उसको अगर आप एक तरफ रख दें, एक सोशलिस्ट तबका होता था, वो जान भी देने के लिए तैयार होते थे। और आज की आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, वो हर बात जो है वो बेअसूली की करती है, और उसके बाद ये होता है कि मुफाहमत ही बेहतरीन जो है वो तर्ज अमल है। तो ये उनकी मुफाहमत वाली पॉलिटिक्स जो है वो कभी नहीं देखेंगे आप कि उस मुफाहमत वाली पॉलिटिक्स से कोई आउटकम निकलेगा। यानी जिसको आप कह रहे हैं जी पार्लिमानी सियासत करनी है, शहबाज शरीफ भी वही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती है जी पार्लियामेंट में सियासत करनी है, जबकि मरीम साहबा नवाज शरीफ इसके कायल नहीं है। तो बाबू डॉक्टर साहब, क्या वो जो कह रहे हैं कि जी मुफाहमत या जी हुजूरी, मैं यहाँ ना एक जुमला एक बात मैं करना चाहूँगा। असल जो मुफाहमत है ना, बुनियादी तौर पे ये सारी मुफाहमत दोनों रहनुमाओं की, वो आप जानते हैं कि नैबज़दा हैं, केसेस हैं ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के, और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। नो डाउट के कुछ फैक्टर और भी हैं, लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि अगर हम लड़ेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, तो फिर हम अंदर ही। चलिए सर, ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अभी भी सिंध में समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन लगाना है, ज़िंदगी कुछ हद तक नॉर्मल रखनी है। वहाँ पर तलबा भी एहतजाज कर रहे हैं कि क्यों हमें तालीम को जारी नहीं रखने दिया जा रहा। इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोरोना को लेकर जिस तरह से मामलात हैं, वो अब भी संभल नहीं रहे। दोनों के मुख्तलिफ फैसले नज़र आते हैं। अब हुआ यह है कि सिंध में, कराची में तलबा ने एहतजाज किया। निजी स्कूल के तलबा एहतजाज करके सड़कों पर आ गए, वहाँ पर उन्होंने क्लासेस ली, वहाँ पर हाज़िरी भी लगी, ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हुकूमत ये कहती है, वज़ीर तालीम सिंध ये कहते हैं कि जी 100% जब तक जितना स्टाफ है निजी स्कूलों का उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, हम इजाज़त नहीं दे सकते। और इनका कहना है जी हमने जितना चेक किया है 80% स्टाफ ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन
मसला मुझे ये होता है कि जी 30 अगस्त से पहले जिसने स्कूल खोला उसको तो जुर्माना होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप 29 अगस्त को कराची में भरपूर जलसे की तैयारियां देख रहे हैं, जलसा होगा। हमने आज़ाद कश्मीर में देखा, उसमें हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी, तमाम हुकूमतें मैं समझता हूँ जिम्मेदार है, तमाम पार्टियाँ, वहाँ पर जलसे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइक आती है। इसी तरह हम बलूचिस्तान में जब देखते हैं जलसे जुलूस होते हैं, वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं। तो ये क्यों हम समझ नहीं पाते? गिलगित बल्तिस्तान में हमने ये देख लिया। तो अगर तालीम ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है या ये जलसे जुलूस, अगर उनकी इजाज़त मिल सकती है तो फिर तालीम की क्यों नहीं? ये मेरे लिए मसला है। बहुत अच्छा ये सवाल है आपका, लेकिन आप ये देखें कि इस सारे सिस्टम में एक तरफ अगर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 30 अगस्त तक वैक्सीनेशन 100% नहीं होंगी तो अदारे नहीं खोलने देंगे, स्कूल वाले कहते हैं कि जी हम खोलना चाहते हैं। मैं एक सवाल, आप भी वालिदैन हैं, डोगर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, बच्चे हैं हमारे, स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। कोई पाकिस्तान का शख्स मुझे ये बता दे कि उनके बच्चे को कोई फ़ीस माफ़ की गई हो, किसी तरह का कोई एनुअल फंड छोड़ा गया हो। जिस दिन से कोविड आया है, बच्चों की फ़ीसें एज़ इट इज़ प्राइवेट तालीमी इदारे ले रहे हैं, और इनका कोई हिसाब इनसे पूछे कि इनके गले के ऊपर अंगूठा रखे प्राइवेट स्कूल वालों से और पूछे कि इनकी जो साथीज़ा हैं जिनको ये 15-15, 18-18 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपया देते हैं, क्या इनको उन्होंने तनख्वाह दी है पूरी जब से कोविड आया है? नहीं। तमाम को फ़र्क किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये माफियाज हैं बहुत बड़े बड़े। हुकूमत को क्यों ये कह रहे हैं वो जी हम अगस्त में हम अभी किताबें बेचेंगे, कापियाँ बेचेंगे, वो कहते हैं कि 10-15 दिन के लिए खोल दो, उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन कर देना। हमने जो स्टॉक हटाया हुआ है वो हम बच्चों के वालिदैन के और बच्चों के सुपुर्द कर दें, उनके सर में मारें, उनसे पैसे वसूलें और उसके बाद फिर आपको खुला छोड़ दें, फिर हमें आप इजाज़त दे दें, हम उसके बाद फिर कोरोना का नाम लेके हम इसको बंद कर दें। बात यह है कि SOPs के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको पाबंद करें कि SOPs पूरे करें। और अभी तक क्यों नहीं कराएगी वैक्सीन? क्या वजह है कि इन सरकारी जो स्कूल हैं प्राइवेट, उनके साजा की और उनके स्टाफ की वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकी? बिल्कुल ठीक, फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, यानी कि विल नहीं है इनकी। ये कोई ना कोई मंसूबा बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद एक अपने इश्यूज जो इनके अपने मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के, और वो उनको अब आप ओवरलैप करने के लिए ऐसे इशू बना के, यानी कि आज कोई पता नहीं भी सिंध में लोग कितने मरे हैं, लोगों को कितना वैक्सीनेशन किया गया है, कितनी आज एक ही खबर है कि सिंध हुकूमत का 8 दिन का ही मसला रह गया ना, आज 23 तारीख है, अगले हफ्ते खुल जाएंगे। तो कौन से वहाँ बस्तों बैग बस्तों को ताले लगा दिए गए, सड़कों के ऊपर हमने किताबें रख ली हैं। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ इश्यूज़ है। असल इश्यूज़ जो हैं वो जो मैंने आपको बताया है कि कोई वालिदैन पाकिस्तान का ये बताए, पूछें उनसे वालिदैन से कि उनसे कोई रियायत दी गई है। सारी फीसें हमने अदा की हैं, वालिदैन ने अदा की हैं, हर तरह की फीसें दी हैं सर। ये और उसके अगेंस्ट क्या मिला है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो इस मुल्क में अवाम से छीनी गई, यानी सरकारी तौर पर तालीम, सेहत, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बुनियादी हैं वो हैं। यहाँ तो अब पीने के साफ़ पानी भी नहीं मिलेगा, वो भी आपको बोतल में ख़रीदना पड़ता है। अब इसी तरह तालीम की भी अब ख़रीद हो रही है, फिर वो माफिया बन जाता है। बुनियादी ज़रूरतें आपकी खुराक हैं, खुराक में आपको माफिया नज़र आ जाएगा, यहाँ तेल है उसका माफिया नज़र आ जाएगा, बिजली है उसका माफिया नज़र आ जाएगा, सेहत में प्राइवेट आपको हॉस्पिटल्स का माफिया नज़र आ जाएगा। हमने ये वबा में देखा किस तरह एक दिन का 1-1 लाख रुपया बाबा डोगर साहब यहाँ कमाई की गई है कि जी वो पेशेंट है तो 1 लाख रुपए एक दिन का लगाया गया, एक दिन का 4 दिन में 10-10 लाख रुपए पेशेंट से लिया गया है। अब मुझे बताएं, ये गुलाम रज़ा साहब की बात तो दुरुस्त है कि 7 दिन रह गए हैं, तो क्यों नहीं आप सारों को वैक्सीन करवाते? अच्छा है जी, बच्चे स्कूल नहीं आते, ना बिजली का खर्चा, ना कोई और खर्चा, स्टाफ भी घर बैठा हुआ है, उसको भी कम तनख्वाह भी दे दे, वो भी खुश। तो ये उनका भी तो इसका मतलब मसला नीयत का है। अगर सिंध गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवाना चाहती है तो स्कूल ओपन कर लें और वहाँ पर ये कह दें कि जितने स्कूल उनको रजिस्टर करें, वो रजिस्टर्ड ही हैं सारे, वहाँ पर स्टाफ भेज दें और वो उनको वैक्सीनेशन करनी शुरू कर दें। इसमें कौन सा ऐसा इशू है? कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो नहीं है? और सिंध गवर्नमेंट जो इशू बनाया हुआ है, मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ। पंजाब में तो स्कूल खुल चुके हुए हैं, पंजाब में तो स्कूलों में बच्चों की कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई। बच्चे 3 दिन एक ग्रुप जाता है, 3 दिन हफ्ते में 3 दिन स्टाफ की हुई है, स्टाफ के बगैर नहीं। स्टाफ को वैक्सीनेशन करवा दें।
कितना स्टाफ होगा? 15, 20, 30, इससे ज़्यादा तो नहीं है। उनको जनाब आप स्कूलों में जाके वैक्सीनेट करवा दें, घरों में तो जाके करवा ही रहे हैं ना, बेताशा दफातर में भी जाके करवा रहे हैं। जितनी ब्यूरोक्रेसी सबको उनके घरों में जाके कर दी है, तो टीचर्स को कर देंगे तो कौन सी क़यामत है? और सर बाकी मुझे बात कर लें, पंजाब में मैं आपको एक बात, सरबराह हैं वो कह चुके हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बोल चुके हैं कि जी ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बाकायदा उन्होंने कहा जी इससे तो बड़ी तबाही हुई है, स्पाइक आई है, हमने बिल्कुल ये लहर में जो चौथी लहर है इसमें सबसे बड़ा किरदार आज़ाद कश्मीर में ये इलेक्शंस का है। उसके बाद फिर आप ये करते हैं कि जी जलसे जुलूस, यानी अपोजिशन का नहीं सर, मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, लेकिन इस दफा चूंकि अपोजिशन कर रही है तो फिर हुकूमत तो सिंध में पीपल्स पार्टी की है, तो वो अगर उसकी इजाज़त देगी तो फिर वो बढ़ेगा और फिर कहेंगे ओहो जी स्पाइक आ गई है जी, बंद कर दो सारा कुछ। उसामा साहब, जब पूरे पाकिस्तान में कोरोना अपने अरूज पर था और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके जब जलसे कर रहे थे, तो जो इन्होंने जब सिंध का जलसा उस वक्त इकट्ठा मिलके किया, जो कोयटा का किया, जो लाहौर का किया, जो इस गुजरांवाला का किया, उस वक्त कोरोना पूरे अरूज पे था और उस वक्त तो कोई इस तरह की सिचुएशन भी नहीं थी, उस वक्त तो वैक्सीनेशन भी नहीं थी, उस वक्त इनको परवाह नहीं थी। सिंध में आसिफ अली उनकी जो जरदारी साहब की जो बेटी की शादी थी, उस पर तो एक SOP था कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, जिसको कोरोना नेगेटिव का जो सर्टिफिकेट देगा वो अंदर एंटर हो सकेगा, वो अंदर एंटर हो सकेगा। और लेकिन यहाँ पे जनाब ये जो हम भेड़ बकरियाँ हैं, जिनको ये भेड़ बकरियाँ समझते हैं, उनको पूरा तरह इधर उधर से इकट्ठा करके और जलसों में इकट्ठा किया जा रहा था। यही हालात कराची में हुए, यही हालात गुजरांवाला में हुए, यही हालात लाहौर में हुए, यही कोयटा में हुए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इन्होंने जलसे किए हैं कोरोना के अरूज में किए हैं और ज़रा परवाह नहीं थी। ये अंडरटेकिंग देते थे कि जनाब हम जनाब उनको मार देंगे, किसी एक बंदे ना होता था। अब ये तकरीबन एक हफ्ता रह गया है और उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई है जी एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सारे स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो अल्लाह करेगा जी इस तरह से मामला हल हो जाए। अब बच्चों की तालीम तकरीबन 2 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, अब मज़ीद ऐसा ना हो। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।